हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज जिगर। जैसा कि हम बीएड सेकेंड ईयर आज अपने तारीख है 6/8/20 बीएड सेकेंड ईयर गणित शिक्षण इकाई 1 का अध्ययन करते हैं। इकाई 1। अब इकाई 1 में पूरे पाठ्यक्रम के बारे में बता रखा है। पाठ्यक्रम का मैंने पहले भी पिछले भी वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, पाठ्यक्रम क्या क्या उद्देश्य है, इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। एक पाठ्यक्रम मैंने पहले ही बताया कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी में करिकुलम से बना हुआ है। करिकुलम शब्द से बना हुआ है, शब्द से बना हुआ है। और ये शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से इसको लिया गया। लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया? कुरेर। किससे लिया गया? कुरेर। कुरेर। अब कुरेर का मतलब क्या होता है? कुरेर का अगर हिंदी में अर्थ निकलता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान यानी बालक एक मैदान में दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान को पार करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने जो भी उसने दौड़कर जो भी उसको जहाँ पे पहुंचना है वहां तक पहुंचना। लेकिन हम अगर इसको सही तरह से देखें तो करिकुलम वह क्रम है, वह क्रम है जिस पर एक शिक्षार्थी या अधिगम करता है जिसमें सब आ गया। शिक्षा और जीवन के मूल्यों की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मतलब है कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना या पहुंचना, उसको क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। यानी आप करिकुलम का हिंदी अर्थ होता है पाठ्यक्रम। करिकुलम का हिंदी अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा एक बालक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वह अपने जीवन के सभी सपनों को साकार करता है। और पाठ्यक्रम कहने का मतलब है कि एक जो बालक के अंदर वो सभी शिक्षाएं, वह सभी विषय वस्तु का संचार करती है जो एक सर्वांगीण बालक बनाने में उसको सहायक है। ठीक है। और अपन बात कर रहे हैं गणित सब्जेक्ट। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कई बच्चों को उसको हार्ड लगता है, कठिन लगता है, और कई बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगता है। एक मैजिशियन यानी पाठ्यक्रम गणित का जो पाठ्यक्रम होता है या होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि चमत्कारिक होना चाहिए। चमत्कारिक यानी अगर आपने देखा होगा कि पूरे 6 विषय पढ़ते हैं या 7 विषय पढ़ते हैं एक विद्यालय में, उन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसी में होता है। एक बच्चा जब एक शिक्षक बोर्ड में पढ़ाता है तो कंटिन्यू उसकी आंखें एक बोर्ड पे ही होती है, क्योंकि हर स्टेप के नीचे एक सस्पेंस होता है। सस्पेंस का मतलब होता है कि उसको पता नहीं चलता है, एंड तक पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आया और कैसे उत्तर हो रहा है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। और उसको सीखने के लिए उस चीज़ को उस प्रश्न को समझने के लिए वो एक हर से यानी एक टक उस सवाल को देखता है और उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन तो हम यही चाहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा हो, इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, मनोरंजक हो,
मान्यदायक हो तभी उस गणित पाठ्यक्रम को एक बालक पढ़ पाता है। एक गणित को जैसे एक बालक है ना बहुत कठिन विषय मानता है, वो कठिन विषय इसलिए मानता है, मैं अगर मेरे स्तर के अनुसार अगर माना जाए, एक मेरा अनुभव के अनुसार माना जाए तो गणित मेरे को लगता है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल। और इजी इसलिए कि आपने देखा होगा कि इसमें सब चीज़ लिमिटेड होती है। अगर आपको जितना सवाल पूछा तो उतना ही लिखेंगे, उतना ही सॉल्व करोगे, उससे ज़्यादा तो आप अपनी तरफ से कुछ लिख नहीं सकते और अपनी तरफ से कोई जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन दूसरे अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्टों में बहुत सारा लिखना पड़ता है और हो सकता है कि सर उस पर पूरे नंबर दे भी। तो गणित जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, अगर उसको समझ में आ जाए तो उसके लिए हल्की और नहीं समझ में आए तो उसके लिए हार्ड है। तो एक पाठ्यक्रम सब ये चीज़ का किस पर लागू होती है, पाठ्यक्रम पर लागू होती है। जितना अच्छा पाठ्यक्रम होगा उतना ही बच्चा वो उस चीज़ को जल्दी समझेगा। तो आज हम एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता है। हम एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसे कह सकते हैं। अपन कई बार बोलते हैं ना कि बालक की आप इस पाठ्यक्रम में या इस विषय में बहुत अच्छी विषय बहुत अच्छी बातें लिखी है। अरे तो ऐसी क्या बातें, ऐसी क्या चीज़ जोड़ दी जिससे उनको अच्छा लगता है। तो वो उन्हीं चीज़ों को, उन परिस्थितियों को ही हमको पता करना है। तो आप पॉइंट वाइज में बताता हूँ उसको। सबसे पहला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति। अब शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति यानी कोई भी बालक या कोई भी शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता वो अपने मन से वही काम करेगा जिसमें उसको उद्देश्य की प्राप्ति हो। मतलब है कि अगर किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है तो वो कार्य कभी भी नहीं करेगा। यानी पाठ्यक्रम का भी मतलब यही होता है कि पाठ्यक्रम से अगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं करता है, उसके मतलब निजी लाइफ में उसका कोई फायदा नहीं होता है या उसके उद्देश्य की शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एक बालक के नहीं होती है, एक शिक्षार्थी के अंदर नहीं होती है, तो शायद वो पाठ्यक्रम अच्छा नहीं कराएगा। यानी पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उसके शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के बाद हो, वो उसके उद्देश्य उसके अंदर निहित हो। तो उस उद्देश्य तक पहुंचने की क्या एक कला है, एक पहुंचने की क्या है कला है, यानी उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, वही पाठ्यक्रम अच्छा माना जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार। अब मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब होता है, आधार का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक आधार। अब जैसे आज के साइकोलॉजिकल में या मनोवैज्ञानिक में ये कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य स्टेप बाय स्टेप हो, अगर आप और उस कार्य में क्रमबद्धता होती है। अगर आप कोई भी कार्य बाद वाले कार्यों को पहले सीखोगे तो कभी भी उसमें सफल नहीं होंगे, और उस जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य में क्रमबद्धता भी नहीं होगी तो भी आप सफल नहीं होंगे। मनोवैज्ञानिक ये बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें क्रमबद्धता, एक लय होना चाहिए और एक स्टेप बाय स्टेप का होना चाहिए। तो आप एक चीज़ सीखी उसके बाद दूसरी चीज़ सीखी उसके बाद तीसरी। तो पाठ्यक्रम का मतलब है कि पाठ्यक्रम एक मनोवैज्ञानिक आधार मिल जाता है, एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, बनी बनाई वस्तु मिल जाती है जिसपे बालक चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाता है। तो मनोवैज्ञानिक का आधार क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्रियाशीलता का आधार। क्रियाशीलता आधारित, सॉरी
क्रियाशीलता आधारित यानी करके सीखना। थॉर्न डायग्राम में बोला है कि करके सीखना, कोई भी काम करके ही सीखा जा सकता है, करके ही सीखा जा सकता है। जो काम करके सीखा जाता है वो स्थायी होता है, जो पढ़ के काम जो सीखा जाता है वो स्थायी इतना नहीं होता है जितना वो होता है। तो इसमें क्रियाशीलता का आधार होना है। कोई भी विषय वस्तु आपका पाठ्यक्रम वो क्रियाशीलता पर होना चाहिए, यानी करके जो प्रयोगात्मक हो, प्रोजेक्टात्मक हो और क्रियात्मक हो, तो वो आसानी से सीख पाता है। अब विषयों से अन्य विषयों से संबंध, अन्य विषयों से सहसंबंध। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप गणित सब्जेक्ट को उठाकर देखो, ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा जिसका गणित से कोई संबंध नहीं। आप इतिहास पढ़ते हो तो आंकड़े गणित में होते हैं, संस्कृत पढ़ते हो तो वैदिक जो गणित होती है वो अपने गणित में होती है। भूगोल पढ़ते हो तो भूगोल में जितने भी मीटर होते हैं, जितने भी जो प्रायोगिक जो कार्य होते हैं वो सब गणित में होते हैं। आप इतिहास पढ़ लो तो भी आंकड़ा है, आप राजनीति पढ़ लो तो भी आंकड़ा है, या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो तो भी आपको सत्र सन याद करना पड़ेगा। यानी ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा जिसमें गणित का संबंध ना हो। यानी गणित का जो पाठ्यक्रम है वो अन्य विषयों से संबंध रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब आगे अनुसंधान प्रवृत्ति में सहायक। अनुसंधान का मतलब है खोज करना, शोध करना। क्या करना? खोज करना, शोध करना। अगर इस देश में आपको पता होगा कि इस देश में जो राष्ट्र का निर्माण होता है वो राष्ट्र नहीं करता, बल्कि राष्ट्र में रहने वाले नागरिक करते हैं। अब नागरिकों की जो सोच अगर नहीं बढ़ेगी, उनकी सोच विकसित नहीं होगी, तो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्हीं सोच को बढ़ाने के लिए, उन्हीं नागरिकों की सोच को सुधारने के लिए, उनकी सोच को परिवर्तन करने के लिए वो कौन करेगा? वो करेगा पाठ्यक्रम। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित होता है। जो बच्चा यहाँ जो पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, वही आगे जाके बड़ा से बड़ा नेता बन सकता है, बड़ा से बड़ा इंजीनियर बन सकता है। वो मतलब है कि समाज हो, देश हो या राष्ट्र हो, कहीं न कहीं उसका रोल, उसकी भूमिका होती है, और उसकी एक अलग की भूमिका हमारे राष्ट्र को मायने रखती है। एक की भूमिका कहीं न कहीं उसके राष्ट्र में सहयोग देती है, उसका हर कार्य राष्ट्र के हित में होता है। तो वो चीज़ें सब कब होगी? जब राष्ट्र के पाठ्यक्रम में वो चीज़ें शामिल की जाए। यानी बालक के अंदर ऐसे विषयों को जोड़ा जाए जिसके अंदर वो सोच, वो नई खोजों को ढूंढ सके, शोध कर सके, विचारधारा कर सकते, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सके, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा सके। अब इसके बाद है पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। जीवन उपयोगी होना चाहिए। अब जिस तरह से लगाया बताया कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए किसी भी पाठ्यक्रम की, वैसे पाठ्यक्रम बालक के, एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होना चाहिए, तभी उस पाठ्यक्रम को पढ़ पाता है, तभी उसमें उस पाठ्यक्रम में रुचि ले पाता है। अगर उस पाठ्यक्रम उसके जीवन से संबंधित नहीं है, उसके जीवन में उपयोगी नहीं है, तो वो उस पाठ्यक्रम को कभी भी नहीं पढ़ेगा, नहीं अध्ययन करेगा। इसके बाद में पाठ्यक्रम में कौशल, पाठ्यक्रम द्वारा कौशल। अब कौशल का मतलब होता है कि सृजनात्मक बोल दो या रचनात्मक बोल दो। यानी एक बालक के अंदर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे विशेषताएं होती हैं, जैसे घूमना फिरना, खाना पीना, उड़ना, पेंटिंग करना, नए शब्द बनाना, क्रिकेट खेलना, गेम खेलना, ये सब एक अलग ही है। पढ़ाने के अलावा अलग जो गतिविधियाँ होती है, इनको कौशलात्मक या रचनात्मक
ऐसे विषयों को जोड़ा जाए जिससे एक बालक सृजनात्मक बन सके, रचनात्मक बन सके, पढ़ने के अलावा भी वो सभी गतिविधियां कर सके, उसमें माहिर हो सके, उसमें विकसित हो सके और अपना नाम रोशन कर सके। क्योंकि केवल केवल अगर अपन पुस्तकीय ही ज्ञान देंगे तो शायद अदरवाइज जो अपने क्षेत्र है उस पर कौन महान बनेगा। तो सभी तरह के जो ये सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक जो क्षेत्र होते हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, तभी एक वो पाठ्यक्रम अच्छा कहलाएगा। अब है परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन। अब बना कि पाठ्यक्रम कैसा हो कि परिस्थिति के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। जब अपन को आभास हो या मूल्यांकन के माध्यम से या किसी के और के माध्यम से हमको यह विदित हो कि पाठ्यक्रम कहीं न कहीं इसमें कठिनाई बच्चों को आ रही है या कहीं न कहीं उसको कठिन लग रहा है, तो पाठ्यक्रम में हम उन विषयों को हटा सके या कुछ विषयों को जोड़ भी सके, तो ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए। अब आगे है विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। दूसरा है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें विभिन्न व्यवसायों का ज्ञान। पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों का मतलब जगह देनी चाहिए, उनको उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु होती है उनको जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बालक पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में अपने जीवन मतलब आजीविका को चला सके, ऐसे वो सभी कार्य प्रत्यक्ष में सीख जाते हैं। तो अगर उसके जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होगा तो शायद उसमें इंटरेस्ट वो अधिक लेता है, रुचि अधिक लेता है और वो फिर वो पाठ्यक्रम उसके लिए अच्छा भी होता है। उसके बाद में व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि जब हम मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी के जो वर्गीकृत करते हैं, वर्गीकृत करने का मतलब होता है कि जो अच्छे प्रतिभाशाली बालक होते हैं और मंद बुद्धि के बालक होते हैं और कम जो पिछड़े बालक होते हैं, एक ये मूल्यांकन के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि बालक कौन कितना होशियार है, कौन कितना औसत में और कौन कमजोर है। तो वर्गीकृत करने के बाद में उनको पढ़ाई जो एक अपन शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा भी अलग अलग दी जाती है। अब प्रतिभाशाली बालक है वो हर चीज़ नई चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट करता है, और अगर हम प्रतिभाशाली बालक को एक पिछड़े बालक के साथ में अगर अध्ययन करवाएंगे तो शायद वो अध्ययन नहीं कर पाएगा, वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जो चीज़ जानता है उसको क्यों पढ़ेगा? जो वो बालक प्रतिभाशाली वह उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा जो वो नहीं जानता। तो पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर भी होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे सामान्य बालक होते हैं, कुछ असामान्य बालक भी होते हैं। जैसे असामान्य में जैसे अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, मतलब आँख से अंधे होते हैं, ऐसे बालकों के लिए भी पाठ्यक्रम अलग से नियमित होना चाहिए। उसके बाद उपयोगिता पर आधारित। उपयोगिता पर आधारित पाठ्यक्रम उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं शिक्षार्थी को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, विषय वस्तु पढ़ रहा हूँ या पाठ्यक्रम पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी नहीं होगा तो उसको वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं और वो उसको पढ़ेगा नहीं। उसके बाद में पाठ्यक्रम बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बारहवां है कि पाठ्यक्रम बालकों की रुचि व आसक्ति के अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालकों की रुचि के अनुसार हो, उसकी क्या रुचि है, वो उसकी क्या आदत है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद में पाठ्यक्रम बच्चों की योग्यता व आवश्यकता होना चाहिए। उसके बाद में कि पाठ्यक्रम दार्शनिक मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक का मनोवैज्ञानिक के आधार पर होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम दार्शनिक सामाजिक और मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए। यानी जो समाज में क्या नियम होते हैं, समाज में व्यक्ति रहता है, क्योंकि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना है, वो समाज में अपने आप को समायोजित करने के लिए उसको पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो अपने आप की पहचान बना सके समाज में, अपने देश में उसकी पहचान बन सके। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक के आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, अगले वीडियो में हम अपना विषय पढ़ेंगे।